नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डे नंबर 4 में। इस क्लास में साथियों हम लोग केमिस्ट्री का जो भी गेस प्रश्न है उसका अंत कर देंगे। ठीक है, पिछले 3 क्लासों में साथियों हमने लगभग 60 से 50 प्रश्नों का हल कर लिया है। आज क्लास में साथियों हम 20 प्रश्नों का हल कर लेंगे और हम लोगों का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, और साथियों फिजिक्स का आप सभी का कंप्लीट हो गया गेस क्वेश्चन और मैथ का भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा पहला नंबर प्रश्न है साथियों, पावर एल्कोहल क्या है। पावर एल्कोहल क्या होता है साथियों, तो देखिए 80% जो पेट्रोल मिलाइए और 20% एथाइल एल्कोहल मिलाइए, दोनों को मिलाकर साथियों जो भी बनेगा ना उसी मिश्रण को कहा जाता है पावर एल्कोहल। ठीक है, एग्जाम में लिख दीजिएगा 80% पेट्रोल और 20% एथिल एल्कोहल को मिलाने से जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे पावर एल्कोहल के कहा जाता है। और पावर एल्कोहल का उपयोग कहाँ जाता है, पावर एल्कोहल का उपयोग जहाँ पर साथियों आप पेट्रोल का यूज करते हैं वहाँ पेट्रोल की जगह पर पावर एल्कोहल मिला सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है तो आप वहाँ पर पावर एल्कोहल मिलाकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। यानी लिखिएगा कि 80% पेट्रोल तथा 20% एथाइल एल्कोहल के मिश्रण से को पावर एल्कोहल कहा जाता है। इस मिश्रण का उपयोग जहाँ साथियों पेट्रोल के स्थान पर किया जाता है। समझ गए। ठीक है, पहला नंबर समझ गए प्रश्न। आगे देखिएगा, आगे साथियों 2 नंबर प्रश्न है कि प्रोटीन के विकृतीकरण क्या होता है। तो देखिए जो साथियों प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को रासायनिक या भौतिक परिवर्तन द्वारा इसमें जो साथियों हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को यदि हम तोड़ देंगे, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देंगे साथियों, तोड़ देंगे, तो ये जो अपने सक्रियता है मतलब जो इसका काम करने का है, काम करने का जो क्षमता है क्या कर देगा साथियों, खो देगा। ठीक है, काम करने की क्षमता खो देगा, इसी को क्या कहा जाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण। विकृतीकरण मतलब तोड़ना, प्रोटीन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको तोड़ देंगे जिसके कारण इसकी जो सक्रियता है ये अपना खो देता है, इसी क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण कहा जाता है। समझ गए। यानी एग्जाम में लिखिएगा साथियों कि प्रोटीन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होने पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है जिससे ये अपना जैविक सक्रियता को खो देता है, अतः प्रोटीन का विकृतीकरण कहा जाता है। ठीक है, मतलब प्रोटीन में साथियों जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उसको भौतिक या रासायनिक परिवर्तन द्वारा उसको यदि हम तोड़ देंगे, तोड़ देने से साथियों वो अपने का जैविक सक्रियता खो दे, मतलब जो उसका काम करने की क्षमता वो खो देगा प्रोटीन, और इसी को कहा जाता है प्रोटीन का विकृतीकरण। समझ गया। अब देखिएगा आगे, आगे साथियों प्रश्न है कि डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग के उपयोगिता को वर्णन करें। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, देखिए साथियों कोई भी अपराधी का पहचान करना इसका उपयोग करें, कोई दुर्घटना में कोई व्यक्ति मृत्यु हो गया उसको बारे में पहचान कर सकते हैं, पैतृक पैतृकता को जांच मतलब क्या आपका वो बेटा है या नहीं, इसका हम जांच करते हैं, किसी प्रजाति की पहचान करने के लिए भी इसका उपयोग हम किया जाता है। ठीक है, लिख दीजिएगा अपराधी को पहचानने में, दुर्घटना दुर्घटना में मरे हुए व्यक्ति की पहचान में, पैतृक गुणों को पहचानने में और क्या प्रजातियों की पहचानने में उपयोग किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है साथियों, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों अगला प्रश्न आता है न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये तीनों ये पांचों चीज़ों को मिलाकर जो भी साथियों जटिल कार्बनिक यौगिक बनता है, जो भी जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, क्या याद रखिएगा, याद रखना है आप सभी को, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस को मिलाकर जो भी जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण होगा उसी को कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन को मिलाकर जो भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। यानी याद रखिएगा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, फास्फोरस से बने जटिल कार्बनिक यौगिक न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं। किसके केंद्र में, तो साथियों जो कोशिका का केंद्रक होता है उसमें पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं कि आरएनए और डीएनए क्या होता है, एक न्यूक्लिक अम्ल का उदाहरण है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है साथियों एमिनो अम्ल क्या होता है। तो देखिए एमिनो अम्ल साथियों, अगर आप प्रोटीन को यदि हम तोड़ते हैं साथियों, प्रोटीन को तोड़ेंगे ना तो जो भी इकाई प्राप्त होगा, मतलब जो सबसे जो छोटा जो इकाई प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है एमिनो अम्ल कहा जाता है। प्रोटीन को यदि तोड़ते हैं तो प्रोटीन के तोड़ने की प्रक्रिया विकृतीकरण, प्रोटीन के तोड़ने से जो इकाई प्राप्त होगा उसको क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, समझिए। यानी लिखेंगे साथियों कि प्रोटीन के जल अपघटन से, मतलब जो प्रोटीन को जल अपघटन करेंगे तो नहीं तोड़ेंगे, से प्राप्त इकाई एमिनो अम्ल कहलाता है। ये 2 क्रियात्मक समूह, इसमें जो साथियों 2 क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, 2 क्रियात्मक जैसे COO
H होता है और NH2 होता है, ठीक है। CW और NH2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब प्रोटीन के साथ जल अपघटन से प्राप्त इकाई को क्या कहा जाता है? एमिनो अम्ल कहा जाता है, याद रख सकते हैं आप सभी। आगे बढ़िएगा। आगे साथियों अगला प्रश्न आता है कि संश्लेषित रबर के दो उदाहरण दें। तो संश्लेषित रबर साथियों ब्यूना एन और ब्यूना एस, ये दोनों का है संश्लेषित रबर है। इनका साथियों यहाँ पर हमने इसका संरचना भी बना दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, मतलब संश्लेषित रबर ब्यूना एन और ब्यूना एस, ब्यूना एन और ब्यूना एस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में बहुलकों का एकक बहुलकों की एकलक एवं संरचना को लिखा है, ठीक है। तो देखिए पहला आपको बताना है कि पीवीसी का एकलक क्या होता है। तो देखिए पीवीसी का एकलक होता है साथियों मिथिल और विनाइलिक क्लोराइड, मिथिल और विनाइलिक क्लोराइड, याद रखिए पीवीसी के मिथिल और विनाइलिक क्लोराइड। अब देखिए नाइलॉन 6 का आपको बताना था, नाइलॉन 6 का एडिपिक अम्ल और हेक्सा डाइअमीन। पीवीसी का पूछे तो मिथिल और बताना है, मिथिल और बताना है विनाइल क्लोराइड। और नाइलॉन 6 कहते हैं एडिपिक अम्ल बताना है और हेक्सा डाइअमीन आपको बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है, आगे संतु आपको किसका बताना है कि पॉलीथीन, तो पॉलीथीन का आसान होता है एथीन होता है संतु, पॉलीथीन का एथीन होता है। पॉलिस्टर का कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफेथिलीन, ठीक है। टेरेफेथिलिक अम्ल, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफेथिलिक अम्ल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए संतु अगला प्रश्न आता है कि बहुलक आपको बताना है। तो देखिए जो छोटे छोटे इकाई होते हैं, छोटे छोटे इकाइयों को मिलने से जो भी बृहद इकाई बनता है उसको क्या कहा जाता है संतु? अणु बहुलक आता है। मतलब जो छोटी छोटी चीज मिलकर जो बड़े चीज बन जाएगा वही क्या कहलाता है? बहुलक है। तो छोटे छोटे इकाइयों के पुनरावृत्ति से बने बृहद अणु क्या कहलाते हैं संतु? बहुलक कहलाते हैं। जो बहुलक में जो छोटे छोटे इकाई उसे एकलक कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एकलक कहा जाता है। और बहुलक बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है संतु? बहुलक बनने की प्रक्रिया चाहे बहुलक बनने की विधि बहुलकन बहुलकीकरण चाहे बहुलकी कहा जाता है, ठीक है साथियों, याद रखिए। इतना है। अब आगे बढ़िए। आगे साथियों क्या प्रश्न आता है? आगे प्रश्न आता है कि परिरक्षक क्या होता है? देखिए परिरक्षक क्या होता है? तो देखिए कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं साथियों जो भोजन को क्या करते हैं? बचा कर रखते हैं। भोजन बोले तो खाद्य पदार्थ, ठीक है। जो खाने योग्य पदार्थ है उनको क्या बचा कर रखते हैं, उसी को परीक्षक कहा जाता है, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है? परिरक्षक कहा जाता है। परिरक्षक मतलब किसी की रक्षा करना, या किसकी रक्षा करेंगे? तो भोजन की रक्षा करेंगे, ठीक है। भोजन की रक्षा करेंगे तो वे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले खराबी को से बचाते उसे परिरक्षक कहा जाता है। किससे बचाते हैं? तो इसे खाना को खराब होने से। खाना को कौन खराब करता है? तो सूक्ष्म जीव खराब करते हैं। यानी सूक्ष्म जीव से खाना को ये क्या करते हैं साधु? बचाते हैं। जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, सोडियम बेंजाइट और तेल हो गया, ठीक है। ये सभी क्या साधु? पर्यवेक्षक के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं साधु। आगे साधु प्रश्न है कि लिखा गया है कि उन 3 विटामिनों का नाम लिखे जो जल में घुलनशील होते हैं और वह जो वसा में घुलनशील, मतलब देखिए 3 गो विटामिन बताना है जो साथ जल में घुलनशील है, और 3 गो वैसे विटामिन बताना है जो वसा में घुलनशील है। तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन को याद रखने हैं सी बी बी टू, ठीक है। इतने याद रखें। वसा में घुलनशील कौन? ए डी ई साथियों का में घुलनशील होता है, वह वासा में घुलनशील होता है। मतलब यह वासा में डालिएगा ना तो यह क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। वासा बोले तो जैसे तेल में अगर डालिएगा ADE को साथियों क्या हो जाएगा? वहाँ पर यह घुल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों प्रश्न है कि फार्मिक एल्डिहाइड के निजारो अभिक्रिया देता है जबकि एसिटिल एल्डिहाइड नहीं देता है। देखिए क्यों नहीं देता? देखिए फार्मिक एल्डिहाइड बताना है कि कनिजारो अभिक्रिया क्यों देता है और एसिटिल एल्डिहाइड क्यों नहीं देता है। देखिए फार्मिक एल्डिहाइड में जो साथियों अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जबकि एसिटिल एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होता है। इसी कारण साथियों जो होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा वो क्या करेगा? कनिजारो अभिक्रिया देगा। और एसिटिल एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होने कारण यह साथियों कनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक है। यानी जबकि एसिटिल एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होता है इसलिए फार्मिक एल्डिहाइड कनिजारो अभिक्रिया देता है, ठीक है। ठीक है, मतलब देखिए इतना याद रखिए फार्मिक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता इसलिए कनिजारो अभिक्रिया देता है, और एसिटिल एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होता है इसलिए नहीं देता है, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे संजो प्रश्न है कि फिनोल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय क्यों है?
तो देखिए फिनॉल में जो साथियों जो जल में ये फिनॉल को यदि जल में घुलाइएगा ना, ये साथियों सोडियम घुलकर फिन ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। फिनॉल जो होता है जल में घुलकर क्या साथियों फिन ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये जो फिन ऑक्साइड होता है साथियों अनुनाद के कारण क्या होता है अस्थायित्व प्रदान कर लेता है, ठीक है। अनुनाद के कारण यह क्या हो जाता है अस्थायी हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही यह अस्थायी होता है तो यह अधिक अम्लीय हो जाता है, जबकि एल्कोहल में ये गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। एल्कोहल मतलब याद रखिएगा कि फिनॉल जो होता है जल में घुलकर फिर ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है और इस यह जो अनुनाद को दर्शाता है, जिसके कारण यह अस्थायी हो जाता है, जबकि एल्कोहल में ये गुण नहीं पाया जाता है। इसलिए फिनॉल जो होता है एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है। यानी लिखिएगा शांतो फिनॉल फिनॉल जो होता है जल में घुलकर फिन ऑक्साइड आयन बनाते हैं, जिससे यह अनुनाद होने के कारण अस्थायी तो आ जाता है, जिसके कारण यह फिनॉल जो होता है एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर यदि फिनॉल को अम्लीय है शांतो ये क्या है फिनॉल इसको जल अपघटन कराने हैं, मतलब जल में घोले हैं तो ये क्या फिन ऑक्साइड का निर्माण किया, फिन ऑक्साइड का निर्माण किया और ये क्या शांतो क्या अनुनाद बना लेगा, ठीक है। अनुनाद बना लेगा। आगे बढ़िएगा। आगे साथियों प्रश्न है कि एल्कोहल और फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए एल्कोहल जो होता है एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है ROH होता है। एल्कोहल का यदि साथियों NOH से क्रिया कराएगा ना तो यह किरणों रिएक्शन देता है, मतलब क्रिया नहीं करता है। जबकि फिनॉल जो होता है NOH से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। यानी इतना लिख दीजिए कि एल्कोहल जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया नहीं करता है, जबकि फिनॉल जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। हो गया अंतर। मैंने लिख दिया एल्कोहल और फिनॉल निम्न अभिक्रिया द्वारा क्या साथियों अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। ये दोनों अभिक्रिया लिख दीजिएगा मिल जाएगा, ठीक है साथियों नंबर। अब देखिएगा आज साथियों क्लास समाप्त हो गया, नहीं आज साथियों आपसे केमिस्ट्री का गेस्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया, फिजिक्स का भी समाप्त हो गया साथियों, ठीक है। और मैथ का भी एक क्लास में और होगा और उसके बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और हिंदी का जो बात रहे थे हिंदी का टेंशन नहीं ले, हिंदी का साथियों हमने काव्य गद्य खंड का साथियों और काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव पूरा करा दिया, ठीक है। सब्जेक्टिव हमने साथियों गद्य खंड का 1 चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक करा दिया, ठीक है। यानी और भी हमें सब्जेक्टिव कराना है, उसको साथियों 2 क्लास होगा। एक क्लास में आपको चैप्टर 6 से लेकर गद्य खंड के लिए 13 तक करा देंगे सब्जेक्टिव, और एक क्लास में साथियों काव्य खंड को हम 13 1 से लेकर 13 13 तक चैप्टरों का साथियों ऑब्जेक्टिव करा देंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव समाप्त हो सॉरी सब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। उसके बाद साथियों हम आपको 5 अंक के प्रश्न हिंदी के करा देंगे, ठीक है। नहीं हमारा 100% तैयारी हो जाए साथियों। हमने आपको संक्षेपण लिखना बता ही दिया, प्रसंग लेखन बता ही दिया है, और साथियों पत्र लेखन भी हमने बता ही दिया आपको, ठीक है। आप मारिएगा सर्च आ जाएगा हम लोगों का वीडियो, ठीक है साथियों। आप देख लीजिएगा, ठीक है समझिए। यानी साथियों यहाँ तक हमारी तैयारी होगी, और मैथ का भी 5 अंक के बारे में आप खुद सोच रहे हैं, ठीक है साथियों। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है साथियों। धन्यवाद।